एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो में 2023 के जनवरी से लेकर जून 2023 के करंट अफेयर्स को कवर कर रखा है, तो उनको कवर करने के लिए इस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं लास्ट 5 मंथ्स के करंट अफेयर, जुलाई से लेकर नवंबर 2023। करंट अफेयर को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमने अभी एडवांस लेवल मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है पॉलिटिकल साइंस के लिए, पेपर 2 के लिए, आपके लिए। और इस वीडियो के बीच में आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछता रहूंगा, जिसने उसके आंसर सबसे पहले कमेंट करके दे दिए उसको ये टेस्ट सीरीज जो है फ्री मिलेगी। और जो एनरोल करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज के करंट अफेयर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ही G20 से शुरू करते हैं। बड़ा इवेंट था इंडिया के लिए। क्यों बड़ा इवेंट था? क्योंकि G20 का समिट इंडिया में हो रहा था। कब हुआ? सितंबर 9 और 10 की डेट में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। क्यों हो रहा था? ऐसा क्या हो गया? G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी, इसलिए इंडिया होस्ट कर रहा था ये G20 का समिट। बहुत ही बड़ा समिट था। प्रेसिडेंसी कब तक रहती है इंडिया के पास? दिसंबर 1, 2022 से लेकर नवंबर 30, 2023 तक रहती है। इसका मतलब क्या है? अब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी नहीं है, तो किसके पास है? किसके पास चलेगी ये प्रेसिडेंसी? और अगला G20 समिट कौन होस्ट करने वाला है टेस्ट सीरीज के लिए? पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बताना आप। अब ये समिट हुआ है, कहाँ पर हेल्ड हुआ है? प्रगति मैदान में हुआ है, दिल्ली में। ये भी याद आप रख लेना। G20 का थीम क्या था? वासुदेव कुटुंबकम। इसमें क्या आता है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ऐसा थीम क्यों रखा गया? ये थीम ये सिंबलाइज करता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को इंक्लूड करने की जरूरत है, उनकी भी बात सुनने की जरूरत है, उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान रखने की जरूरत है। सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स नहीं है, हमें डेवलपिंग कंट्रीज को साथ लेकर चलना है। तो G20 के प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली थी, तो इंडिया ने उस मौके का फायदा उठाया और ग्लोबल साउथ के कॉज को चैंपियन की, मतलब ग्लोबल साउथ की बात इस फोरम पे रखी। तो ग्लोबल साउथ अब क्या है, इसको समझ लेते हैं। ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ का मतलब यही होता है कि इसमें डेवलपिंग कंट्री भी है, लेस डेवलप्ड कंट्री भी है और अंडर डेवलप्ड कंट्री भी आती है। ब्रांड रिपोर्ट जो आई थी 1980 में, उसने एक लाइन ड्रॉ की थी वर्ल्ड मैप पे। वो लाइन आप देख सकते हैं, आपको पिक्चर में दिखाई जा रही है। उसने क्या किया था कि उसने पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया था कि एक वर्ल्ड का यानी धरती का हिस्सा जिसे उसने नॉर्थ कहा था, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज आती है, और एक हिस्से को साउथ कहा था। ऑस्ट्रेलिया को निकालकर वो साउथ हिस्से में जो कंट्रीज आती है उसको कहा था वो अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज में कहलाई जाएगी। तो ऐसी चीज़ कैसे डिसाइड की गई? ऐसे डिसाइड की गई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखा गया, जीडीपी को देखा गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंट्रीज का जो है वो देखा गया। उसके अकॉर्डिंगली फिर ये लाइन जो है ड्रॉ की गई। और इसके साथ एक और बोनस फैक्ट है, G20 में इंडिया ने एक प्रपोजल रखा था जिसमें उसने 4 R's की बात की है। वो कौन कौन से? रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रेस्पेक्ट एंड रिफॉर्म। ये चीज़ें याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि 4 R's कौन से डिस्कस किए गए थे G20 में, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैं भी आपसे पूछने वाला हूँ टेस्ट सीरीज के लिए। 3C क्या है? प्राइम मिनिस्टर 3C की बात करते हैं। 3C फॉर्मूला वो क्या है, वो आपने कमेंट करके बताना है। और इस बार मैंने करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको थोड़े से MCQ भी सॉल्व कराऊंगा। तो अब आपके लिए पहला MCQ ये है कि G20 का न्यूएस्ट मेंबर कौन है? किसने ज्वाइन किया अभी अभी G20 को 2023 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अफ्रीकन यूनियन। अब आपके लिए यह क्वेश्चन है कि अफ्रीकन यूनियन में टोटल कंट्रीज कितनी होती है और इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट करना। IR के सिलेबस का पार्ट, इसलिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अब बढ़ते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये क्या है? ये कौन सा कॉरिडोर है? इसके बारे में बात करते हैं और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2023 में जब G20 का समिट चल रहा था, तो इसी कॉरिडोर को, इस प्रोजेक्ट को साइन कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये जो कॉरिडोर बना है इससे कोऑपरेशन बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगी, दूसरी कंट्री के साथ हमारे साथ शेयर्ड प्रोग्रेस बढ़ेगी। तो इसके बारे में भी समझ लीजिए। ये कॉरिडोर के किए गए हैं 2 हिस्से। एक कहा जाता है ईस्टर्न कॉरिडोर, जो इंडिया को गल्फ रीजन के साथ कनेक्ट करेगा, और दूसरा होगा नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो गल्फ रीजन को फर्दर यूरोप रीजन के साथ कनेक्ट करेगा। यानी इंडिया यूरोप से कनेक्ट हो रहा है, कहाँ से? गल्फ रीजन के थ्रू से। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि इस कॉरिडोर में सारी चीज़ें आती हैं। ये रेलवे का रूट भी आता है, शिप का रूट भी आता है, रोड का रूट भी आता है। तो ये इस तरह का कॉरिडोर है और इसकी इंपॉर्टेंट बहुत है इंडिया के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि ये फिजिकल, डिजिटल और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा इस कॉरिडोर में जो भी कंट्रीज इंडिया के साथ जुड़ने वाली है। और अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसने साइन किया कॉरिडोर। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है किसमें? इंडिया, USA, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली,
फ्रांस एंड जर्मनी, इन सभी कंट्रीज़ को आपने याद रखना है। अब बात करते हैं एमसीक्यू की, क्योंकि हमें साथ साथ तैयारी भी करनी है। तो सबसे पहले तो 2 स्टेटमेंट दी गई है। एक स्टेटमेंट में कहा है कि ये चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है ना, उसको काउंटर करने के लिए लेकर आए हैं IMEC वाला कॉरिडोर। तो इसको साइन जिन जिस कंट्री ने किया है, स्टेटमेंट 2 में उन कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपने आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है। बिल्कुल, ये चाइना के जो रोड बेल्ट इनिशिएटिव है उसको टैकल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए ही लेकर आया गया है। अब बात करते हैं 5 आइज अलायंस करंट अफेयर्स की। ये क्या है, इसके बारे में भी जानते हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एक मिशन लॉन्च किया है हमारी ही धरती पर। क्या किया है? जहां पर उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट के सेपरेटिस्ट मारा है कनाडा की धरती पर आकर, और वो उनको गवारा नहीं लगा, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ये जो हमने एलिगेशन लगाए हैं ये बैक्ड किए गए हैं, यानी इस एलिगेशन को सपोर्ट करती है जो रिपोर्ट निकाली है 5 आइज अलायंस ने। अब ये 5 अलायंस क्या हो गया, ये समझना जरूरी है, क्योंकि अब चर्चा में था न्यूज़ में तो पूछा जा सकता है। 5 आइज अलायंस क्या है? ये बनता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस, इन 5 कंट्री को मिलाकर। ये 5 कंट्री की जो इंटेलिजेंस विंग है वो मिलकर काम करती है। और 1946 में इसको बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? यूके यूएसए ने एक एग्रीमेंट किया था, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ था। उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग सिग्नल्स इंटेलिजेंस, जिसे सिग इंट भी कहते हैं। अब ऐसे अलायंस का टास्क क्या है? इनका टास्क सिंपल ये है कि नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस जो है वो कवर करनी, उसको देखना, उसको रिव्यू करना, और भी जो सिक्योरिटी है इन 5 मेंबर्स में, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराना। अब इंडिया कनाडा के रिलेशन में इसका क्या क्या हो रहा है या क्या क्या आउटकम निकले हैं, ये सारी चीज़ें तो हो रही है। कनाडा ने क्रिटिसाइज़ किया कि इंडिया जो है वीना कन्वेंशन को ब्रीच कर रहा है। वीना कन्वेंशन कौन सी? वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये उसको ब्रीच कर रहा है। इंडिया कह रहा है हम कुछ भी ब्रीच नहीं कर रहे हैं। वीना कन्वेंशन में आर्टिकल 11.1 पढ़ के देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ भी ब्रीच नहीं कर रहे, क्योंकि उस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि लिमिटेड मिशन जो है कोई कंट्री दूसरी कंट्री के धरती में कर सकती है, ये बात कही गई है। तो चलिए अब एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। तो वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन को ही एमसीक्यू तैयार किया गया है, और आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट उस कन्वेंशन को लेकर इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 123 कंट्रीज नहीं पार्टिसिपेट किए, 193 कंट्रीज आर द पार्टीज टू द वीना कन्वेंशन, ये आपने याद रखना है। अगर आपको ये वाला मेथड पसंद आ रहा है, एमसीक्यू भी साथ साथ चल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले कन्फ्लिक्ट, बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टाइन का। अब इसको ध्यान से समझना है, मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ ये सारी चीज़ें। सबसे पहले तो समझिए क्या हुआ क्या है। हमास ने अभी क्या किया, रिसेंटली इजराइल पर धावा बोल दिया, अटैक कर दिया। इतना ज़बरदस्त तरीके से अटैक किया। पहले तो उस अटैक का नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, पूरा तूफान ही बरसा दिया। इंग्लिश में इसे अल अक्सा फ्लड कहते हैं। कब किया? अक्टूबर 7, 2023 में। इसके होते ही वर्ल्ड की जो स्टॉक मार्केट्स थी वो अलग से नीचे जाने लगी। 2023 का सबसे बड़ा इवेंट बन गया इसकी वजह से। अब हमास ने क्या किया था, 5000 रॉकेट सिर्फ 20 मिनट में इसराइल पर फेंकने शुरू कर दिए। और इसराइल के पास एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जिसका नाम होता है आयरन डोम, कि आप हम पे मिसाइल गिराओगे तो हम उसको किसी ना किसी तरीके से डिफेंड कर देंगे, मिसाइल छोड़कर उसको फोड़ देंगे। लेकिन वो भी फेल हो गया। ये सिस्टम भी इसराइल को डिफेंड नहीं कर पाया, क्योंकि 5000 रॉकेट्स 20 मिनट में, इसके लिए वो तैयार नहीं था। तो इसराइल चुप कैसे बैठ सकता था? इसराइल ने भी जवाब दिया। उसने लॉन्च किया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। किसके अगेंस्ट? हमास मिलिटेंट के अगेंस्ट। कहाँ पर ऑपरेशन ये लॉन्च किया? गाजा स्ट्रिप पर, जो एक जगह का नाम है, ठीक है। अब इस वार में इंडिया को भी एक ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। हालांकि इंडिया ने कोई अटैक वाला लॉन्च नहीं किया, इंडिया ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन अजय। ये इसलिए लॉन्च किया गया ऑपरेशन क्योंकि इजराइल में जो सिटीजन इंडिया के फंस गए थे उनको बाहर निकालने के लिए जो ऑपरेशन किया गया उसका नाम ऑपरेशन अजय रखा। इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल, रिलीजियस और टेरिटोरियल डिस्प्यूट सारी मिल जाती है, और भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है। एक डिस्प्यूट होती है ना टेरिटरी की, फिर भी मानते, रिलीजियस भी है, हिस्टोरिकल भी है, तो बहुत सारी डिस्प्यूट इसमें साथ जुड़ने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो हम कवर करने वाले इस कन्फ्लिक्ट की वो है इसकी टाइमलाइन, शुरू से लेकर अब तक
क्या क्या इवेंट्स हुए, क्यों हुए, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी इंट्यूशन कहती है कि एनटीए अगर कोई क्वेश्चन डालेगा करंट अफेयर से इजराइल पैलेस्टाइन के कन्फ्लिक्ट से, इसी टाइमलाइन से बीच में से उठाकर कहीं ना कहीं से डालने वाला है। तो चलिए जानते हैं, इसको अच्छे से समझना, इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। 1880s में जूइश की इमिग्रेशन होती है, कहाँ पर? पैलेस्टाइन जगह पर, जो उनका बिल्कुल भी देश नहीं है। 1917 में बेलफोर्ट डेक्लेरेशन होती है। बेलफोर्ट डेक्लेरेशन क्या है? ब्रिटिशर डिक्लेयर कर देते हैं कि अगर जूइश ने वर्ल्ड वार 1 जो चल रहा है हमारा साथ दिया तो हम उनको एक होमलैंड देंगे। उनका अपना कोई होमलैंड नहीं है, उनको एक होमलैंड प्रोवाइड करवा देंगे। कहाँ करवाएंगे? पैलेस्टाइन में उनको एक जगह प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ पर जाकर वो जो है माइग्रेट कर सकते हैं, होमलैंड बना सकते हैं, ये हम उनको वचन देते हैं। और 1947 में यूएन एक पार्टीशन प्लान लेकर आता है, जिससे बताया जाता है कि जूइश का जो होमलैंड क्रिएट होने जा रहा है वो कहाँ पर होने वाला है। तो एक लाइन क्रिएट की जाती है, जो प्रपोजल दिया जाता है वो अरब कंट्रीज़ रिजेक्ट करती है, लेकिन फिर भी 1948 में इज़राइल की स्टेट जन्म लेती है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, और 1948 में ही अरब इज़राइली वार जन्म ले लेता है। 1956 में एक स्वेज क्राइसिस आता है, जिसे स्वेज कनाल क्राइसिस कहते हैं। बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है पीवाईक्यू में, आपने देखा होगा। तो 1956 में होता है। इसमें क्या होता है? इजराइल जो है वो सिनाई पेनिसुला में इन्वेजन कर देता है, हालांकि यूएस और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वो अपनी फोर्सेस को विड्रॉ भी कर लेता है। फिर 1967 में इजराइल बाज नहीं आता, वो इजिप्ट और सीरिया पे अटैक करके उन्हें डिफीट करता है, जिसे 6 डे वार कहा जाता है। यहाँ पर आकर वो गाजा स्ट्रिप को ऑक्यूपाई कर लेता है इजिप्ट से, वेस्ट बैंक को जॉर्डन से ऑक्यूपाई कर लेता है, सीरिया से गोलन हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लेता है इजराइल। चलिए और देखते हैं क्या क्या हुआ। अभी से थक गए, बोर होने लगे? ये कोई इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट नहीं है कि इंगलियों पर गिना जाए कि 1-2 इवेंट हुए थे। इनके तो कन्फ्लिक्ट और क्लैशेस और वार इतने ज़्यादा हैं कि उंगलियां ही कम पड़ जाएं, इसलिए घबराओ मत, इसको ध्यान से सुन लो, कुछ भी आ सकता है इसमें से। 1973 में योम किपुर वार होता है। इसमें क्या होता है? इजराइल फिर से इजिप्ट और सीरिया पे अटैक करके उन्हें डिफीट भी कर देता है, ठीक है। और 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड होता है। भाई इजराइल और इजिप्ट की लड़ाई को ख़त्म करना है, तो भाई यूएस बीच में आता है, कहता पीस ट्रीटी साइन कर लो, तो ये कर लेते हैं। 1979 में इजराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी साइन हो जाती है इसी अकॉर्ड की वजह से। फिर से नहीं इस पीस ट्रीटी का कोई फ़ायदा होता। 1982 में इजराइल क्या करता है? लेबनान पे अटैक करता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पैलेस्टीनियन टेररिस्ट जो है उसको अटैक करी जा रहे हैं, उसके जवाब में इजराइल भी जो है अटैक करी जा रहा है, तो ये लड़ाई चलती रहती है। इसको लेबनान वार भी कहा जाता है 1982 में। फिर 1987 में होता है फर्स्ट इंतफादा, उसे क्या कहते हैं? रिबेलियन कहते हैं। कहाँ पर होती है? पैलेस्टाइन में होती है। क्या चीज़ को लेकर होती है? इस चीज़ को लेकर होती है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप जो हमसे ले लिए, जो ऑक्यूपाई कर लिए हैं, उसको हमने छुड़वाना है, हमें अपना लैंड वापस चाहिए। और वो डिक्लेयर करते हैं इसी टाइम पर पैलेस्टीनियन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1988 में। 1993 से 2000 लेकर ओस्लो अकॉर्ड चलता है। क्या होता है? इजराइल और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसे पीएलओ कहते हैं, उनमें एक नेगोशिएशन होती है। नेगोशिएशन क्या है? पैलेस्टीनियन सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी बना दी जाएगी। ये कहा जाता है इजराइल की तरफ कि अपनी छोटी मोटी सरकार वो इंडिपेंडेंटली वहाँ पर चला सकते हैं, जिस जगह पर वो सीमित हैं। हम ज़्यादा दखलंदाजी उनके मामलों में नहीं करेंगे। तो ये ओस्लो अकॉर्ड लंबा चला, लेकिन इसके बाद फिर से सेकंड इंतिफादा हो जाता है, यानी एक और रिबेलियन हो जाती है, और फिर से मिलिटेंसी का दौर पैलेस्टाइन में शुरू हो जाता है। अभी बस ये लास्ट स्लाइड है, थोड़ी हिम्मत रखो, ख़त्म कर दूंगा, घबराओ मत, कुछ भी पूछा जा सकता है, मैं कह रहा हूँ ना। 2006 में क्या होता है? हमास जो है वो लेजिस्लेटिव इलेक्शन जीत जाते हैं हमास ग्रुप, और गाजा स्ट्रिप पे अपनी एक सरकार चलाने लगते हैं। 2006 में इजराइल और हजबुल्ला का क्लैश हो जाता है। अब हजबुल्ला क्या है? जैसे हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है, हजबुल्ला भी एक मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है। तो उनमें क्लैशेस हो जाते हैं। ये क्लैशेस इनके चलते रहते हैं। 2008 और 9 में क्या होता है? ऑपरेशन कास्लीड इजराइल लॉन्च करता है गाजा स्ट्रिप पर अटैक करने के लिए। ये ऑपरेशन का नाम याद रखना। फिर ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज 2014 में लॉन्च होता है। यहाँ पर भी इजराइल जो है फुल स्केल अटैक करता है गाजा पर। आपको अगर लग रहा है कि इजराइल बार बार अटैक क्यों करता जा रहा है, तो इसका रीज़न यही है क्योंकि हमास, हिजबुल्ला जैसे जो मिलिटेंट ग्रुप है वो कुछ ना कुछ इजराइल में कर देते थे, वो अटैक कर देते थे, तो उसके जवाब में इजराइल कुछ ना कुछ करता रहता था। अब जैसे ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज, उसमें क्या किया था इन्होंने? किडनैप कर दिया था और मर्डर कर दिया था कुछ इजरायली टीनेजर का। यहाँ पर उसके जवाब में इजराइल जवाब दे रहा है। 2017-18 में भी फिर एक महान काम होता है,
डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते कहते हैं कि अब जाने ही वाले हैं तो क्यों ना कुछ स्टाइल से जाया जाए। वो जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल डिक्लेयर करके चले जाते हैं और यूएस की जो अपनी एम्बेसी है उसको भी वहां पर मूव कर देते हैं। लो, अभी कन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो रहे थे, इन्होंने एक और कन्फ्लिक्ट ऐड कर दिया। 2023 में वापस आते हैं, हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा लॉन्च किया और इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किया। क्यों किया वो मैंने पहले बता दिया। लेकिन अब इसमें बात आती है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया का स्टैंड क्या है पैलेस्टाइन इशू पे, कैसे देख रहा है वो। इंडिया के वेस्ट एशिया के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं, ठीक है। उसको वो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, वहाँ पर डायस्पोरा को लेकर, ट्रेड को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए वेस्ट एशिया पर इंडिया ध्यान देता है। लुक वेस्ट पॉलिसी आपको पता होगी इंडिया की है, तो इसलिए वो कंट्रीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया कहता है कि मैं सपोर्ट करता हूँ 2 स्टेट सोल्यूशन। 2 स्टेट सोल्यूशन क्या है? 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब है इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों की अपनी अपनी अलग कंट्री होनी चाहिए, ये इंडिया मानता है। बट वो अलग अलग कंट्री बनेगी कैसे, क्योंकि बाउंड्री कहाँ पर होगी ये डिसाइड नहीं हो रहा। बट ज़्यादातर ये कहा जाता है कि 1967 की जो लाइंस थी उसको ही रिस्पेक्ट कर लिया जाए, इजराइल और पैलेस्टाइन की अलग अलग कंट्री बन सकती है। 1974 में इंडिया जो है फर्स्ट नॉन अरब स्टेट बनती है जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को रिकॉग्नाइज करती है कि ये पैलेस्टाइन लोगों का एक सोल रिप्रेजेंटेटिव है। ये ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया रिकॉग्नाइज कर लेता है। 1988 में इंडिया पूरे वर्ल्ड में पहली ऐसी कंट्री बनता है जो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज करता है, यानी इंडिया की सपोर्ट पहले पैलेस्टीनियन की तरफ ज़्यादा जा रही थी, आप देख रहे हो। 1992 में इंडिया जो है इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करना शुरू कर देता है और 2017 में इंडिया जो है एक नई पॉलिसी लेकर आता है जिसे कहते हैं डी-हाइफनेशन पॉलिसी। इंडिया कहता है देखो, इजराइल और पैलेस्टीन एज ए पार्टनर हमारे लिए दोनों ही ज़रूरी है और हम चाहते हैं दोनों अपनी अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए, और दोनों के साथ इंडिया इंडिपेंडेंट रिलेशन बनाए रखना चाहता है। चाहे इजराइल और पैलेस्टाइन के आपस में कन्फ्लिक्ट कोई भी हो, लेकिन इंडिया इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट रिलेशन बनाए रखेगा। और चलिए अब बारी आती है MCQ की, तो इसको भी अब सॉल्व करते हैं। अभी इंडिया करंटली कौन से ऐसे डिफेंस सिस्टम पे काम कर रहा है जो इजराइल के आयरन डोम जैसा है, उसका नाम बताइए। उसका नाम है, और राइट आंसर है प्रोजेक्ट कुश, ये आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। 5th एनुअल इंडिया USA की 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हो गया, 5वां हो भी गया, देखो कितनी जल्दी बढ़ रहा है। 10 नवंबर 2023 में क्या होता है, ये डायलॉग होता है। 2+2 डायलॉग क्या होता है, 2 मिनिस्टर भाई इंडिया के आएंगे, 2 मिनिस्टर USA से आएंगे, मिलकर जो है कोई ना कोई नेगोशिएशन करेंगे। अब ये 2 मिनिस्टर कौन से होते हैं, 2 मतलब होता है कि एक डिफेंस मिनिस्टर और एक फॉरेन मिनिस्टर हमारी साइड से, और एक उनका डिफेंस मिनिस्टर और उनका फॉरेन मिनिस्टर उनकी साइड से आएगा। तो राजनाथ सिंह और जयशंकर जो थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और USA में कौन से आते हैं, वहाँ से आते हैं एंथनी ब्लिंकन और लोलायड आते हैं। कब से चल रहा है, 2018 से चल रहा है। और किनके साथ इंडिया करता है ये 2+2 मीटिंग्स मिनिस्टर वाली, ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, जापान के साथ करता है, UK के साथ करता है, और करता है रशिया के साथ। इसके साथ और कौन सी कंट्री, USA भी होगी। तो कितनी कंट्री होगी टोटल, तो टोटल 5 कंट्री के साथ करता है, ये याद रखना आप। इन्होंने नेगोशिएशन क्या किया, SOSA की एक नेगोशिएशन की जिसे कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट की, कि भाई जो सप्लाई के रूट है, रोड मैप जो है वो तैयार कर लो, ताकि जो डिफेंस का इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसकी जो सप्लाई है वो स्मूथली चलती रहे। दूसरे शब्दों में कहो, जो आर्म्स या हथियार का लेन देन होना है वो स्मूथली चलता रहे, तो उसको लेकर बातें की है। और इन मिनिस्टर ने एक और चीज़ को वेलकम किया, उसका नाम है इंदस एक्स गुरुकुल एजुकेशन सीरीज़। ये सीरीज़ में क्या है, जो स्टार्टअप डिफेंस पे काम करना चाहते हैं उनके लिए ये सीरीज़ है, उनको सिखाने के लिए, उनको स्किल डेवलप कराने के लिए, इंडिया और USA में वो और भी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें अच्छे से, उसको लेकर है। तो चलिए MCQ की बारी आ गई, बताइए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है USA और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है, इनमें से कौन सी नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टेबल टॉप एक्सरसाइज इंडिया जो है USA के साथ नहीं करता। किसके साथ करता है, इंडिया करता है बांग्लादेश। और अब टेस्ट सीरीज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ये रहा कि क्वाड के साथ भी इंडिया कुछ एक्सरसाइज करता है, वो कौन सी होती है, मिलिट्री होती है, नेवल होती है, कौन सी होती है, क्या नाम है, कमेंट करके बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2023 में हुई कहां पर है, पूछा जाएगा आपसे। चलिए अब बात करते हैं पॉलिटी के करंट अफेयर्स की 2023 में। सबसे पहला होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जून 2023 में क्या किया जाता है, 22nd लॉ कमीशन जो है वो
कुछ स्टेक होल्डर से कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में जो लेकर आना चाहिए या नहीं लेकर आना चाहिए, आपकी क्या क्या सजेशन है? सजेशन दीजिए। सजेशन दिए जाते हैं और यूसीसी की चर्चा शुरू हो जाती है। अब यूसीसी क्या है? यूसीसी का मतलब होगा अंटायर कंट्री के लिए एक ही सिविल लॉ होगा। सिविल लॉ का मतलब होगा पर्सनल मैटर्स जैसे मैरिजेस को लेकर, डिवोर्स को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर, अडॉप्शन को लेकर, सक्सेशन को लेकर अलग अलग लॉ होते हैं रिलीजियसली, तो वो अलग अलग नहीं होंगे, धर्म के बेस पे अलग अलग नहीं होंगे। मुस्लिम्स जो पर्सनल लॉ होते हैं वो ऐसे अलग नहीं होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। गोवा ही एक लौती स्टेट है इंडिया में जिसने कॉमन सिविल कोड जैसी कोई प्रैक्टिस को चला रहा है। आर्टिकल 44 डील करता है यूसीसी के साथ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। आपको पता है जो डीपीएसपी होते हैं वो कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकते, इसलिए आर्टिकल 44 में जो यूसीसी के बारे में कह रखा है वो कोर्ट में कभी इन्फोर्स नहीं हो पाएगा। उसको अगर लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है, कौन करेगा? उसको करेगा पार्लियामेंट ही लेकर आएगा। और यूसीसी जो है 2024 के जनरल इलेक्शन है, तो इसलिए इसकी चर्चा जो थी छिड़ गई है। तो इसको लेकर कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए भी तैयार किया है। तो एमसीक्यू एक देखते हैं, उसको सॉल्व कीजिए आप। क्वेश्चन ये है कि कौन सी लैंडमार्क जजमेंट यूसीसी के साथ इनमें से रिलेटेड नहीं है? नहीं है को याद रखिए, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हुसैन नारा खातून का जो केस है वो यूसीसी के साथ रिलेटेड नहीं है। वो किसके साथ रिलेटेड है? वो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उनके साथ रिलेटेड है कि उनका स्पीडी ट्रायल कराना चाहिए। आर्टिकल 21 को इस केस ने एक्सपैंड किया था, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाले आर्टिकल को। अब थोड़े और जो केसेस उनके बारे में बात कर लें। शाह बानो केस क्या था? शाह बानो ने अहमद खान जो उनके हस्बैंड थे उनसे डिवोर्स ले लिया। अब डिवोर्स में उन्होंने कहा कि भाई इनको मेंटेनेंस देनी चाहिए, मैं अब सर्वाइव कैसे करूंगी अपनी ज़िंदगी में, मेरे पास कामकाज नहीं है। तो अहमद खान ने कहा हाँ मेंटेनेंस मिल जाएगी, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली ही मिलेगी, उसमें 3 महीने का ही पीरियड होता है, उसके अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के फेवर में जजमेंट सुनाई थी कि ऐसा नहीं होगा, जब तक वो अपना कोई कामकाज नहीं ढूंढ लेते या जब तक वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, अहमद खान को उन्हें मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, चाहे 3 महीने से ज़्यादा भी देनी पड़े। तो ये केस था। अब सरला मुदकल केस क्या था? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि भाई अगर आपने दूसरी शादी करानी है और उसके लिए आप धर्म बदल लेते हो तो पहले पुरानी वाली शादी को डिसॉल्व करके जाओ, डिवोर्स लेकर जाओ, ऐसे नहीं करना है आपने। अब शायरा बानो केस क्या था? टेस्ट सीरीज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, तो उसको भी बताइए कमेंट करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, रिसेंटली आया, इसका क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं वो। चलिए अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। विमेन रिजर्वेशन इंडिया में अब फाइनली पार्लियामेंट में आ चुकी है। कौन सी अमेंडमेंट लेकर आए हैं? 106th अमेंडमेंट एक्ट के तहत आई है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये न्यूज़ में है। क्यों? 29 सितंबर 2023 में पार्लियामेंट क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक पास कर देता है। इसको नाम क्या दिया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 1/3 रिजर्वेशन जो है वुमेन को अब लोकसभा में, स्टेट असेंबली में और दिल्ली की असेंबली में मिलेगी। बहुत बड़ी बात है। तो कौन कौन से नए आर्टिकल ऐड कर दिए गए हैं? आर्टिकल 330A 330A ऐड किया गया है। क्या किया गया है कि लोकसभा में 1/3 रिजर्वेशन दो वुमेन को। एक और आर्टिकल ऐड हुआ है 332A, उसमें क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा होगी उसमें भी 1/3 रिजर्वेशन मिलेगी वुमेन को सीट्स के लिए। और एक सनसेट क्लॉज ऐड किया गया है और इसमें कहा गया है कि ये रिजर्वेशन जो है 15 साल तक चलेगी और इसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा या रिवोक कर दिया जाएगा। और आपको भी पता है जब रिजर्वेशन ऐसी आती है तो रिव्यू करने के बाद रिवोक नहीं की जाती, उसको रैदर एक्सटेंड कर दिया जाता है, क्योंकि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाती है। और ये एक्सटेंड कौन करेगा? पार्लियामेंट के पास पावर है, तो पार्लियामेंट बाय लॉ जो है वो वुमेन रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर सकता है अपने तरीके से। अब एक और टाइमलाइन हमने समझनी है कि वुमेन रिजर्वेशन को लेकर 1996 में फर्स्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। 1998 और 2003 इस टाइम पे लेकर क्या हुआ? गवर्नमेंट ने 4 बार इस बिल को पार्लियामेंट में रखा, लेकिन उनकी कोशिश जो है फेल रही। और 2009 में चाहे प्रोटेस्ट भी हो रहा था इसको लेकर, फिर भी गवर्नमेंट जो है इस बिल को लेकर आती है और 2010 में यूनियन कैबिनेट जो है वो पास कर देती है इस बिल को और राज्यसभा भी पास कर देती है। सिर्फ कौन बचा? अब लोकसभा बची थी। और 2014 में ये एक्सपेक्ट किया गया था कि ये बिल अब लोकसभा में रखा जाएगा, तो काफ़ी टाइम लग गया। 2023 में ही सही इसको फाइनली पास कर दिया गया। चलिए अब हम एमसीक्यू की बात करते हैं। इसमें आए कौन सा सबसे पहला स्टेप रखा गया विमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट? इन ऑप्शन में से चूज कीजिए कौन सा वो बिल था।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 81st अमेंडमेंट बिल 1996 में जो आता है वो फर्स्ट स्टेप बनता है वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट को लेकर। इसी के साथ हम करंट अफेयर्स को एंड करते हैं। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो टेस्ट सीरीज के लिए बीच बीच में मैंने क्वेश्चन पूछे थे, उसको जो भी कमेंट करेगा सबसे पहले उनको ये टेस्ट सीरीज उनके अकाउंट में प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।